चलिए सर, तो अभी हम पार्टनरशिप एक्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, उसके बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं। आपने बताया इस एक्ट का नाम पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ये जो पूरे देश में लागू होता है आपने बताया, और ये जो है इन्फोर्समेंट में आया 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन आया 1 अक्टूबर 1933 को, 1 साल बाद। अब हमने अगला सवाल पूछा थर्ड पार्टी कौन है, तो बताइए हर्ष। सर थर्ड पार्टी वो है जो कि पार्टनर नहीं है फर्म के अंदर। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का किसी व्यक्ति के लिए काम करना ना करना, किसी कंपनी के लिए काम ना करना, इसका कोई पॉइंट नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव में, जो पार्टनरशिप है ना उसके पर्सपेक्टिव में जो उसके मेंबर है वे सारे तो पार्टनर कहलाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप में जो मेंबर है जिनको हम पार्टनर कहेंगे उनके अलावा कोई भी व्यक्ति है दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। इनका किसी से काम लेने का देने का उससे इससे कोई कंसर्न नहीं है, पार्टनरशिप से कोई कंसर्न नहीं है, पार्टनर से कोई कंसर्न नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो थर्ड पार्टी का मतलब है जो पार्टनर के अलावा है, पार्टनर से अलग है। ठीक है रुद्र जी, चलिए। हाँ बताइए बिजनेस का क्या मतलब है रफे इस्लाम। सॉरी सर, किसका? बिजनेस, बिजनेस सर खूब अच्छी तरह समझाया था कल। जी सर, 3 चीजें बताई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है कि ट्रेड या फिर ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन, इसको बिजनेस कहेंगे। या में नहीं है। ट्रेड और ऑक्यूपेशन और बिजनेस, सॉरी प्रोफेशन। या में नहीं है, ट्रेड कॉमा ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, टॉप। बिजनेस मतलब टॉप, ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, एंड में है ये सारी चीजें, और में नहीं है। हाँ, एक्ट ऑफ द फर्म का क्या मतलब है खान जी। एक्ट ऑफ द फर्म, फर्म के काम। सर एक्चुअली कल मैंने क्लास नहीं ली थी, तो जो आपने एक्सप्लेन किया था वो मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है। चलिए रिकॉर्डिंग सुनिए इसमें, उसके बाद रुद्र जी आप बताइए। सर एक्ट ऑफ फर्म ऐसा काम होता है, ऐसा एक्ट या ओमिशन होता है जो फर्म के सारे पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक पार्टनर के द्वारा या फर्म के एजेंट के द्वारा किया जाता है। और वह जो एक्ट या ओमिशन होता है फर्म के लिए, मतलब फर्म के लिए किसी भी राइट या लाइबिलिटी को जन्म देता है, उसके अगेंस्ट किसी राइट या लाइबिलिटी को जन्म देता है। हम्म, तो लाइबिलिटी वर्ड नहीं है, या राइट जो है या तो पार्टनर को राइट देता है या पार्टनर के अगेंस्ट में किसी को राइट देता है, ये बोलना चाह रहा है। एक्ट ऑफ द फर्म में हमें यह ध्यान रखना है हर्ष, एक्ट ऑफ द फर्म इंक्लूड एक्ट एज वेल एज ओमिशन। एक्ट ऑफ द फर्म में दोनों चीज शामिल है, एक्ट भी शामिल है, कुछ काम करना भी शामिल है और कुछ काम नहीं करना भी शामिल है। कौन कर रहा है वो, या तो पार्टनर कर रहे हैं, कौन कर रहा है, या कोई एक पार्टनर कर रहा है, कौन कर रहा है, या उनके एजेंट कर रहे हैं, जिनका करने या ना करने की वजह से हमें पार्टनर या तो पार्टनर को या पार्टनर के खिलाफ कोई राइट अराइज हो गया, दैट्स कॉल्ड एक्ट ऑफ द फर्म। उसके बाद कोई ऐसा वर्ड जो पार्टनरशिप में यूज तो है लेकिन डिफाइन नहीं है, तो हम उस वर्ड का मीनिंग कहां से लेंगे सहायक। सर एक बार रिपीट करेंगे, कट के आ रहा था बस। इस्लाम। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है,
साहिब जी, मैंने बोला था, सवाल किया था कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, यूज है, बट नॉट डिफाइन, तो हालांकि वो डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उस वर्ड का मीनिंग हम कहां से लेंगे? तो इस्लाम जी ने बोला कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां पे वो लिखा हुआ है, जहां पे डिफाइन किया गया है वो वर्ड, वहां से हम उसका मीनिंग ड्राइव करेंगे, बोरो करेंगे। ठीक है यहां तक सहायक? ठीक है यहां तक? चलिए, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट पे के प्रावधानों पे कौन सा इसकी मदर लॉ का प्रोविजन लागू होंगे, मदर एक्ट लागू होगा? बोलिए संदीप। सर ऐसे प्रावधान जो है ना, इसमें पार्टनरशिप में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपलसरी हैं, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठाए जाएंगे। जैसे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इसके अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन वो हम इंडियन पार्टनर एक्ट से लेंगे, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये एक्ट से सेक्शन तो लेंगे। मैं पहले बोल चुका, ये सेक्शन तो वर्ड का था, एक्सप्रेशन का था, बट राइट नाउ वी आर आस्किंग नेक्स्ट सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑन पार्टनरशिप एक्ट। बताइए रुद्र जी। सर जो पार्टनरशिप एक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से ही निकला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकला हुआ है। दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है इसकी मदर एक्ट है। और जो भी चीजें इसमें नहीं है और बाकी चीजें सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होंगी, जो इसमें डिस्क्राइब नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पार्टनरशिप में डिस्क्राइब है और कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्क्राइब है, लेकिन पार्टनरशिप में उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो पार्टनरशिप एक्ट के लिखे गए प्रोविजन लागू होंगे या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिखे गए प्रोविजन लागू होंगे रुद्र जी? सर पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल। हाँ, क्योंकि वो उसका पर्टिकुलर एक्ट है, तो उसमें जो बात लिखी हुई होगी वो मानी जाएगी, ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई बात मानी जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं शुभम? सर वही बोल रहा था कि पार्टनरशिप एक्ट लागू का प्रावधान माना जाएगा, वही बोल रहा था। चलिए, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताइए शुभम। दो पार्टी द्वारा कोई मतलब कि सर फर्म बनाई गई हो, किसी एग्रीमेंट को करके कोई फर्म तैयार की गई, वो भागीदारी मतलब अधिनियम के तहत वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। दो या दो से खान अधिक जी व्यक्तियों आप थे द्वारा। शुरू में, तो थे खान जी आप? नहीं थे सर, कल थोड़ा सा कुछ। रिकॉर्डिंग देखिए। अदिति बताओ। सर प्रणाम। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profits in the business carried on by all or any of them acting for all. मैं बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है अदिति को ऑलरेडी याद हो ये सारी, लेकिन हमने कल आपको बार बार बताया, अदिति जी कल हमारे साथ थी क्लास में, और बार बार हमने एक वर्ड पे फोकस किया था कि when you are speak about the partnership, first of all start your keyword, and the keyword is relation. रिलेशन वर्ड से पकड़ के शुरू कर दो इसको। रिलेशन है, रिलेशन किसका है? आदमियों का है। आदमी क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। बिजनेस को चलाना भी पड़ेगा, हम सब चलाएंगे, हम सब नहीं चलाएंगे तो कुछ व्यक्ति चलाएगा औरों के लिए। तो ये डेफिनेशन आप आगे कभी नहीं भूल पाओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है अदिति जी, ये मैं बोलना चाहता हूं। आगे बताइए इसमें। हाँ, इंडिविजुअल को क्या कहेंगे इसमें रुद्र जी? जो पर्सन है, इंडिविजुअल को सर पार्टनर्स बोलते हैं। और कलेक्टिव को, कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे वे? सर फर्म। और जो फर्म का नाम होगा उसको क्या कहेंगे संदीप? सर फर्म ने। फर्म नेम। तो ये हमने अभी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उनके जो करने वाले हैं उनका नाम, फर्म का नाम,
और फर्म नहीं, इनके बारे में बोला। हर्षी बताइए कि वेदर पार्टनरशिप ए लीगल एंटिटी? नो सर, पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी। बट क्या है फिर वो? सर इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ए, इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं सर, मेरी लाइन, आप दूसरी लाइन पे चले गए। पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल एंटिटी, बट वो है क्या? पार्टनरशिप ज्यूरिस्टिक पर्सन तो नहीं है, पर वो समूह तो है। तो पार्टनरशिप इज ए, रुद्र जी, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये हमने बोला है। पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल एंटिटी, आदित्य जी कल हमने बोला था, पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल एंटिटी लाइक कंपनी, बट पार्टनरशिप इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो व्यक्तियों का समूह है, ना कि कंपनी की तरह एक व्यक्ति है पार्टनरशिप। ये मैं बोलना चाहता हूं। केस लॉ भी लिखवाया था हमने, इसका याद है थोड़ा बहुत हर्ष सहायक, कि वो लीगल एंटिटी नहीं है। सर कॉक्स वर्सेस सर हिकमैन का वो केस। कैग वर्सेस कमलेश मेहता का केस था। हाँ, पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल एंटिटी बट इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्सेस कमलेश मेहता, ये केस में कहा गया है। अगर किसी केस का नाम आपको याद है रुद्र जी, तो वो भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखो आप। मैंने आपको एक कोक वर्सेस हिकमैन का केस और बोला था दीदी, क्या इसके बारे में पढ़ के आए हो? कोई और पढ़ के आए रुद्र? सर मैंने पढ़ा है, लेकिन उसका सर हल्का फुल्का ही समझ आया है। रुद्र जी आपने पढ़ा है? नो सर। चलिए, सहायक आपने बेटा? बोली इस्लाम। सर एक बार वो केस रिपीट कर दीजिएगा, हम ढूंढ रहे थे, हमको स्पेलिंग शायद सही नहीं डाल पा रहे थे, इस वजह से मिल नहीं सका। ये हमने बोला था COX वर्सेस हिकमैन HICKMAN। तो बताइए आपने क्या पढ़ा, आपकी समझ में नहीं आया संदीप? सर इसमें मैंने ये एक तो उसमें म्यूचुअल एजेंसी का पढ़ा था, उसमें यही बोला था कि जो पार्टनर जो इंडिपेंडेंट है वो उसके फर्म के पार्टनर नहीं है। उसमें एक फैक्ट क्या थे? फैक्ट का कुछ पता है? क्या कह रहे हैं सर? फैक्ट क्या थे? कहानी क्या थी? कहानी इसमें यही थी कि जैसे इतना सर मुझे भी समझ नहीं आया सर वो। चलिए, एनीवे कोई बात नहीं। मेरे भी ज्यादा ध्यान नहीं है। मोटी बात ये कहना चाहता हूं हर्ष, आदित्य जी, शुभम जी, खान जी, कि पहले ये कहा गया था इस केस लॉ से पहले कि बेनिफिट जो हम लेते हो ना किसी बिजनेस करके, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो की कंसिडरेशन होता है किसी व्यक्ति को पार्टनर मानना या ना मानना से, कि कोई पार्टनर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। कोक वर्सेस हिकमैन में ये कहा हर्ष कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, हाउएवर इट इज अ मेन पॉइंट, बट it is not a absolute point. Partnership is work on the basis of mutual agency. ये हम बोलना चाहते हैं। किसी काम धंधे से कोई आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये बात आपने पार्टनरशिप में लिखी है, अगर आपने ये बात डीड में लिखी है, तो उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। पहले ये केस लॉ में कहा गया था, परंतु कोक वर्सेस हिकमैन में ये कहा गया कि सिर्फ प्रॉफिट लेने ही
सिर्फ प्रॉफिट लेने से ही आप पार्टनर नहीं बन पाओगे हर जी। हालांकि प्रॉफिट एक मेन क्राइटेरिया है, बट एब्सोल्यूट क्राइटेरिया ना है, ये इन्होंने कहना चाहा। चलिए सर, उसके बाद शुभम जी बताइए पार्टनरशिप एट विल। शुभम जी पार्टनरशिप एट विल बताइए। सर मैंने पढ़ा ही नहीं तो सर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मैंने। अच्छा ठीक है। खान जी भी नहीं, कल दोनों ही नहीं थे क्या पूरी क्लास में? एक्चुअली सर हमारे साथ मिडनाइट मतलब परसों की मिडनाइट को इंसिडेंट हो गया था, अटैक आ गया था बाजू, तो मैं कल पूरे दिन बिजी था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया उसमें। खान जी आप? सर कल मैं भी नहीं थी क्लास में। सर असल में अब अगले 15 दिन जो है आपकी 3 से 4.5 क्लास है लगातार, और इसमें हमने पार्टनरशिप एक्ट शुरू किया हुआ है। रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो आप अपना इसमें सर रिकॉर्डेड क्लास मैंने आदर्श भैया को फोन किया था, उन्होंने कहा कि आपकी क्लास रिकॉर्डेड उनके पास अभी तक नहीं पहुंची है। मैंने मॉर्निंग में जैसे हुआ तो उनको मांगा था, तो बोले कि अभी पहुंची नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास है, तो जब आपको अवेलेबल हो जाए तो तब उसको बेटा देख के समझना। कोई चीज समझ में ना आए तो मेरे से दोबारा पूछना, ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है? अदिति आप बताइए। हर्ष? सर जब उसमें पार्टनरशिप के अंदर ड्यूरेशन मेंशन ना हो या डिटर्मिनेशन मेंशन ना हो तो पार्टनरशिप चलती रहे तो उसे पार्टनरशिप एट विल बोलेंगे। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें हमने कोई बिजनेस करना है, बिजनेस से प्रॉफिट लेना है, सभी हम उसमें काम करेंगे, या कुछ बंदे जो है दूसरे बंदों के लिए काम करेंगे, ऐसे एक दूसरे के रिलेशन को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ऐसा करते समय अगर हम पार्टनरशिप डीड में कितने समय तक हम काम करेंगे ये ना लिखा हो, समय ना लिखना मतलब ड्यूरेशन, समय का मतलब ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ना लिखी हो कि कितने साल काम करेंगे शुभम, और दूसरा हमें पार्टनरशिप डीड में संदीप ये भी लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए कि जब हम पार्टनरशिप को खत्म करेंगे तो एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंसेंट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, वो सारी बातें। तो हमने क्या करा, यह बात भी ना लिखी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 डी शुभम जी। पहला डी ड्यूरेशन, दूसरा डी डिटर्मिनेशन। अगर हमने पार्टनरशिप में उसका समय नहीं लिखा कितने समय तक हम काम करेंगे, पहला पॉइंट, और या हमने उसमें उसको खत्म करने का तरीका ना लिखा कि हम पार्टनरशिप फर्म को कैसे खत्म करेंगे, ड्यूरेशन एंड डिटर्मिनेशन, या ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम कहेंगे शुभम पार्टनरशिप एट विल, मतलब मन मर्जी की। जब तक हमारी मर्जी है जब तक हम काम करें, जैसे खत्म करना चाहें वैसी हमारी मर्जी है पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है शुभम जी, यहां तक? हाँ सर क्लियर। अदिति ठीक? सर एक बार वो केस रिपीट कर दे जो भी आप बताए थे। ये लैंडमार्क जजमेंट है बेटा, खुद पढ़ना है, समरी पढ़नी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सर एक बार केस का नाम रिपीट कर दे, मैं थोड़ा सा। रुको तो सही, रुको सर रुको। लैंडमार्क जजमेंट है ये पार्टनरशिप का,
और इसका नाम है कोक वर्सेस हिकमैन, COX वर्सेस HICKMAN। 1860 का केस है ये, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने के भी 12 साल पहले का, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद सहायक बताइए पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सृष्टि बताइए, आदित्य बताइए। सर स्पेसिफिक वर्क के लिए एक पर्सन और एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप में कर सकता है, तब वो पार्टनरशिप। हर्ष बताओ। सर एक पर्सन दूसरे पर्सन से पार्टनरशिप करता है पार्टिकुलर एडवेंचर के लिए और अंडरटेकिंग के लिए, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाएगी। ये टेक्निकली बोल दिया, मोटा मोटा या तो एक विशेष टाइम के लिए, पहले तो टाइम लिखा ही ना था हर्ष, पार्टनरशिप एक्ट बिल में तो हमने टाइम ही ना लिखा, और इसमें हमने क्या करा, पर्टिकुलर टाइम लिख दिया 2 साल। तो वो पार्टनरशिप कितने टाइम चलेगी अदिति, संदीप? और संदीप जी अगर 2 साल भी आप पार्टनर के तौर पे काम करते रहो तो उस पार्टनरशिप का नेचर क्या हो जाएगा? हर्ष? तो गुड पार्टनरशिप एट विल। हाँ, 2 के बाद भी आप उसमें अपने काम को करते रहो। डीड में तो आपने लिख दिया 2 साल काम करेंगे, आपने 2 साल काम भी कर लिया, अब 2 साल के बाद या तो तुम अपने अलग अलग जाओ, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो इकट्ठा मिलके, तो फिर इस पार्टनरशिप का नेचर पर्टिकुलर पार्टनरशिप से बदलकर पार्टनरशिप एट विल हो जाएगा। ठीक है संदीप जी, यहां तक? चलिए, तो सर ये जो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में खान जी या तो स्पेसिफिक टाइम लिखा हुआ होगा, जैसे मैंने बोला 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, या स्पेसिफिक टास्क होगी कि आप एक काम ये करेंगे, भाई 5 हम हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे, इस बात की हमने पार्टनरशिप करी है आपके साथ शुभम जी। तो पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगी? जब वो 5 हाई राइज बिल्डिंग बन जाएगी। उसके बाद भी हम बने रहें तो पार्टनरशिप का नेचर क्या हो जाएगा दीदी? सर विल हो जाएगा, पार्टनरशिप चेंज हो जाएगा और उसका नेचर पार्टनरशिप एट विल हो जाएगा। यहां तक कोई इश्यू है अभी सहायक? नो सर। रुद्र? नो सर। रफे इस्लाम जी? खान जी इसको पढ़िए सेक्शन 1 से लेके 8 तक बेटा, कोई दिक्कत आए तो मेरे को कल पूछना दोबारा। खान जी? ओके सर, ओके। शुभम आप भी सेक्शन 1 से लेके 8 तक पढ़िए। कोई समझ में नहीं आए तो कल मैं आपसे पूछूंगा फिर बताऊंगा आपको। ठीक है शुभम जी? जी सर। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरा क्वेश्चन, जो हमने 9 क्वेश्चन लिखवाए हैं उनमें दूसरा क्वेश्चन है, हम सीक्वेंस में नहीं करा रहे पर कोशिश करेंगे 8-9 दिन में जितने क्वेश्चन हमने बोले उतने दिनों में हम इस बेरेट को करा दें। अगला क्वेश्चन हमने बोला है रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, जो कि चैप्टर 6 में बात करता है। चैप्टर 6 है, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और सेक्शन कवर होते हैं इसमें 39 से लेके और अपना 55 तक। यहां तक ठीक है? ये इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी ही चाहिए। जहां तक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के क्वेश्चन की बात है
तो सामान्य तौर पे कोई बात बताइए खान जी, अगर आपको पता हो कुछ। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का विघटन, फर्म कैसे खत्म होगी, कैसे आप फर्म को खत्म कर सकते हो? सर अगर सारे पार्टनर्स अलग हो जाते हैं फर्म से तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और ठीक है। अगर एक पार्टनर कोई अगर इलीगल काम करने लग जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उस पार्टनर को हटा दिया जा सकता है और बाय ठीक है, कोर्ट डिसॉल्व किया जा सकता है। वेरी गुड। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फर्म बनाई गई है कि 5 सालों तक हम ये काम करेंगे और वो टाइम पूरा हो जाता है तो भी डिसॉल्व हो सकती है फर्म। ये तो आप सो सारे मुझे पढ़ के आए हो। नहीं सर, एक्चुअली मैं कॉमर्स के ऐसे मैंने ग्रेजुएशन की है तो वहीं से थोड़ा सा पता है बस। पढ़ा अच्छा, कुछ भी नहीं है अभी। नहीं आपने तो सारा बता दिया। और कुछ जी सर, बताइए। सर बीकॉम किया था ना इसीलिए याद है। कैमरा ऑन करो सर, मैं बोला। शुभम और बताइए कुछ। सर अगर कोई मतलब फर्म में कोई भागीदार अगर दिवालिया वगैरह हो जाता है पर्टिकुलर किसी, तब फर्म को मतलब डिसोल्यूशन किया जा सकता है। अच्छा बताया ये भी। कुछ और बताइए अदिति। सर डेथ से भी हो सकता है डिसोल्यूशन। किससे? डेथ, मर जाते हैं डेथ, जब डेथ। partners। ठीक है, ठीक है। और बताइए हर्षी कुछ और। सर नोटिस दे के भी कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है। नोटिस हम किस केस में देते हैं हर्ष? सर जब क्या बोलते हैं, हमें आगे काम नहीं करना है उसमें पार्टनरशिप में, तो उस केस में कर दे सकते हैं नोटिस। चलिए, किसी और ने कुछ बताना है तो हैंड रेज कर सकता है अभी। रुद्र। यदि एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो सर उस केस में भी डिसॉल्व होगी फर्म। वो तो लिया, कह तो दिया डेथ वाला सर, रिपीट कोई करना है? सर बाय द कॉन्ट्रैक्ट, सर अगर फर्म को लॉस हो रहा म्यूचुअल है, कंसेंट। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस केस में भी। चलिए ठीक है, बोलिए रुद्र। सर बाय कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, कैमरा ऑन करिए। चलिए, तो सर शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आदित्य जी, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी सेक्शन आपको बोल ही दिया है, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब आप वो आंसर लिखें मेन एग्जाम में, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय चाहे आप उसका 1 पेज लिखिए, चाहे उसका 2 पेज लिखिए, और चाहे आप उसका 2.5 या 3 पेज लिखिए, क्योंकि 3 पेज से ज्यादा तो लिखना ही नहीं है, नहीं तो फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा। एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, बस दैट्स इट, ज्यादा से ज्यादा। तो सर चाहे आप कितना भी आंसर लिखिए, पर आप अपने उस आंसर में इंट्रोडक्शन कि भाई वो क्या टॉपिक है, फिर उसके बाद लो कि वो टॉपिक किस लो से रिलेटेड है, कितने लो से रिलेटेड है, कितने बेरेट से रिलेटेड है, पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है, पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, ये हम बोल सकते हैं अदिति। उसके बाद सेक्शन, सारे सेक्शन जो कंसेप्ट हम बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो हमने बोला कि वो सेक्शन 39 to 55 है। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर सबको 1 by 1 एक्सप्लेन करना, मतलब डेफिनेशन 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। उसके बाद इनमें कोई एक्सप्लेनेशन हो, एक्सेप्शन हो, इलिस्ट्रेशन हो, केस लो हो, ठीक है, कोई डिफरेंस करना हो, और आखिर में कंक्लूजन। तो ये मैंने क्या लिखवाए हैं आपको अदिति जी? सिनोप्सिस। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा शुभम, तो मेन आंसर लिखते समय आपसे कोई भी पेपर में कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि आज तो आपको सब कुछ याद है, लेकिन जब पेपर रूम में घुसोगे तो आप जल्दबाजी में उसका इलिस्ट्रेशन भूल गए, उसका केस लॉ भूल गए, उसका डेफिनेशन भूल गए, उसका सेक्शन भूल गए, उसका लॉ भूल गए, उसका इंट्रोडक्शन लिखना भूल गए। ये सारी चीजें होना
कॉमन बात है। ठीक कह रहा हूं मैं शुभम? चलिए, तो इन सारी बातों का जिक्र करना है जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इसको दिमाग में रखना है। तो सर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि सभी पार्टनरों का आपस में काम करना बंद कर दिया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का खत्म होना सभी पार्टनर के बीच में, उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब सभी पार्टनर काम करना बंद कर दे, निकल जाए, चले जाए, तो उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई एक व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसको हम बोल देते हैं सामान्य तौर पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये लाइन ठीक है हर्ष यहां तक? सर एक पार्टनर निकल गया तो कैसे डिसोल्यूशन होगा सर? वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है उसकी, फर्म थोड़ी ना डिसॉल्व हो जाएगी। यही तो मैं बताया भाई, मैंने भी यही बोला है। मैंने बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर, पार्टनरशिप का सभी पार्टनरों के द्वारा डिसॉल्व किया जाना, तो वो तो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये लाइन इसमें लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से बाहर होता है तो उसके प्रोस्पेक्टिव में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है। अब ठीक है थोड़ा बहुत? अदिति बोलिए। सुनो सर, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सारे फर्म के जितने मतलब भागीदार अगर वो निकल जाते हैं तब फर्म का विघटन हो जाता है, और अगर पर्टिकुलर एक व्यक्ति को अगर निष्कासन कर दिया गया तो भागीदार का निष्कासन हुआ, मतलब कि वो पर्टिकुलर फर्म से निष्कासित किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है। सिर्फ निष्कासन एक्सपेल्सन वर्ड है, वो अलग चीज है इसी में। ठीक, वो रिटायर होता है या एक्सपेल्सन होता है, टू डिफरेंट थिंग। उसके बाद पहला तरीका है इसमें कि फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाएगा, तो वो है इन्होंने बोला, जैसा रुद्र ने बताया, एग्रीमेंट कर कर। एग्रीमेंट कौन करेगा? या तो सारे पार्टनर कंसेंट करे, या उनको फर्म को डिसॉल्व करने का कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है। तो एग्रीमेंट के जरिए कैसे किया जाएगा अदिति? या तो विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर, तो पहला वर्ड मैंने बोला कंसेंट, एग्रीमेंट में क्या आएगा? कंसेंट, या विद कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। या तो कंसेंट ली हो या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। जो एग्रीमेंट किया था ना, उसी में उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा हो कि फर्म कैसे खत्म की जाएगी, कैसे डिसॉल्व की जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका खान? सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन यही होता है कि जब एक टाइम या कोई भी ओपिनियन हो कि इस वजह से हम ये पार्टनरशिप कर रहे हैं और वो कंप्लीट हो जाए, तो कंपल्सरी होता है फर्म का डिसोल्यूशन। वो तो कंटीजेंसी हुई मैम। कंपल्सरी का मतलब है वेयर देयर इज नो ऑप्शन बट टू डिसॉल्व द फर्म। वो सिचुएशन जहां आपके पास ऑप्शन ना बचे और फर्म को डिसॉल्व करना पड़े। अभी आपने जो वर्ड बोला उसको अभी समझाएंगे खान जी, 1-2 मिनट का टाइम दीजिए हमें। ओके सर। तो एक्ट में 2 अवस्था दी गई थी, ये संदीप रुद्र जी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए। पहली अवस्था तो दी गई थी
शुभम, हर्ष, खान, संदीप, ये 4 व्यक्तियों ने पार्टनरशिप फर्म शुरू करी और इसमें शुभम, हर्ष और खान जी ये 3 इंसॉल्वेंट हो गए। तो फर्म चलेगी या बचेगी, मतलब खत्म होगी या चलेगी संदीप? तो फर्म खत्म हो जाएगी। क्यों, आप जिंदा तो हो संदीप? क्योंकि सर 3 तो पहले हट गए सर, वो वो हाँ, शुभम, खान, हर्ष, ये तीनों तो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया घोषित हो गए, अपना डेट नहीं चुका सकते, तो ये तो पार्टनरशिप से बाहर हो गए। पर जो संदीप है ना, अब वो एकला पार्टनर रह गया, एकला व्यक्ति रह गया, और एक व्यक्ति पार्टनरशिप को नहीं चला सकता। तो उस अवस्था में खान जी, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन की सिचुएशन है खान जी, मैं बोलना चाहता हूं। परंतु अब ध्यान देंगे शुभम, इस ग्राउंड को हमने एक्ट में से 2016 में हटा दिया। क्यों अदिति? हर्ष, रुद्र? सर क्योंकि सेक्शन 42 के डी में दिया हुआ है कि सर बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। वो तो सर पहले भी था सर, तो वो उसको कवर करता है। सर, वो तो पहले भी था, अभी भी है। हालांकि इसका आंसर तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा रुद्र, परंतु जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है ना, उसमें इंसॉल्वेंट वाली जो बात करी, उसकी जगह 2016 में एक नया कोड आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब इंसॉल्वेंसी वाले सारे मैटर कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं हर्ष? सर आईबीसी कोड जो एनसीएलटी डील करती है। तो अब वो आईबीसी के अकॉर्डिंग डील किए जाते हैं, इसलिए यहां से इसको हटा दिया। कोई और लॉजिक हो तो आप बता सकते हो रुद्र, लेकिन जो आपने अभी बोला डी, वो तो अभी एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ आपको इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। उसके बाद दूसरा ग्राउंड है खान जी कंपल्सरी डिसोल्यूशन का, जहां पर आपका व्यापार कोई ऐसा बिजनेस है जो अनलॉफुल है, तो फिर उस पार्टनरशिप का कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं और संदीप ड्रग्स का व्यापार करना चाहते हैं, स्मैक का व्यापार करना चाहते हैं, उस काम के लिए एग्री हो रहे हैं, तो फिर वो हमारी पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसोल्व मानी जाएगी, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। हाँ, ये पॉसिबल है कि मैं संदीप के साथ ड्रग्स का व्यापार करना चाहता हूं, एग्री हो रहा हूं, और हर्ष के साथ दूध बेचने का, गन्ना बेचने का, पढ़ाने का, उसकी पार्टनरशिप करना चाहता हूं। तो उस केस में क्या होगा अदिति?
होगा। आवाज नहीं आ रही बेटा। हर्ष, सर फर्स्ट वाली तो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी, दूसरी वाली चलती रहेगी। तो हमारा जो काम संदीप जी के साथ है इलीगल, वो कंपलसरी डिसोल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा, और हमारा जो काम हर्ष के साथ है लीगल काम है, जायज काम है, वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद जो रुद्र जी ने कहा कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन ऑन सर्टेन कंटीजेंसी, तो कुछ घटनाओं पे पार्टनरशिप का खत्म होना। तो खान जी आपने किसको कहा था कि फिक्स टाइम पे हमने फिक्स टाइम की पार्टनरशिप करी 5 साल, और 5 साल पूरे हो गए, तो ये वो घटना है जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि जितने काम के लिए हम राजी हुए थे अदिति, वो काम पूरा हो गया, तो इस घटना की वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। कंपलसरी नहीं है, अगर आप करते रहोगे तो कर भी सकते हो, और उस समय हमारी पार्टनरशिप का नेचर क्या हो जाएगा बदल के हर्ष? सर पार्टनरशिप एट विल। तो फिर उसका नेचर बदल के पार्टनरशिप एट विल हो जाएगा, जबकि कंपलसरी डिसोल्यूशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद डेथ, अगर 2 पार्टनर थे रुद्र जी, एक की डेथ हो गई, तो फिर उस पार्टनरशिप को आगे चलाना उस घटना की वजह से संभव नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। और लेकिन सर इन सारे केसेस में फर्म तो कहीं से डिसॉल्व नहीं होती है ना, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर बोलिए। 2 व्यक्ति कोई फर्म को ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें से एक दिवालिया हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उसमें फर्म तो रहती है ना सर? हाँ, उसमें जब तक कि उसका विडो वगैरह दूसरी कोई वो आके एग्रीमेंट ना करे। नहीं तो सर फर्म पर्टिकुलर चलती रहती है ना एक ही ओनर के साथ? एक के साथ नहीं, नहीं चल पाएगी ना मैम। तो उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं? एक कैसे ऑपरेट करेगा मैम, वो कंपनी कोई है। नहीं सर, कोई बिजनेस अगर करते हैं पार्टनरशिप में और उसमें से एक की डेथ हो जाती है रैंडमली या कुछ ऐसी ऑकरेंस हो जाती है, तो उस बिजनेस का क्या करेंगे? तो वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी ना मैम। तो उसे आगे नहीं चला सकते? नहीं, या तो आप उसमें नए आदमी को इंट्रोड्यूस करिए, मरे हुए की विडो है, उनके बच्चे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करिए, इनकमिंग पार्टनर करिए, तो फिर वो आगे कंटिन्यू कर लीजिए। ओके। बोले शुभम। सर क्या सिंगल पर्सन के द्वारा किसी फर्म को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता या चलाया नहीं जा सकता? वो तो हमने पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लोज ही बोलता है कि ये रिलेशन है 2 व्यक्तियों का। 2 व्यक्तियों का नहीं, जैसे मैं पढ़ा हूँ सर, वही मुझे बोल रहा हूँ कि 2 व्यक्तियों का मिलके फर्म बनती। लेकिन जैसे कोई फर्म बनी हुई है, 2 व्यक्तियों द्वारा कोई फर्म बनाई गई, एक व्यक्ति का मतलब उसमें किसी कारणवश वो हट गया, तो क्या अगर सेकंड पर्सन जो है वो चलाना चाहता है, क्या चला नहीं सकता कंटिन्यू? वो कैसे चलाएगा एज? वो तो एज उसका पार्टनरशिप स्टेटस नहीं रह पाएगा। हाँ पार्टनरशिप तो हाँ, फर्म तो चला सकता है ना सर, भागीदारी तो उसकी खत्म हो सकती है बस ना सर। वो तो फिर ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा इन सारी बातों पे तो करते करते। ठीक सर। हाँ, चलिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बात करता है आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल।
अब पहले आपको ये पता होना चाहिए डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। अभी मैंने आपको अभी बोला, व्यक्तियों का ऐसा रिलेशन जिसमें कि उन्होंने अपने काम करने के बारे में, जो प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं उसके बारे में उन्होंने ये नहीं लिखा हम कितने दिन काम करेंगे, या ये नहीं लिखा हम इसको खत्म कैसे करेंगे। तो खत्म कैसे होगी हर्ष? सर टेन्योर के खत्म होने पे हो जाएगी जो उसका टर्म अगर टेन्योर तो दिया ही ना भाई का पार्टनरशिप एट विल में। सर नोटिस देके हो जाएगी। हाँ, जो आप पहले बार बार कह रहे थे ना नोटिस नोटिस, तो नोटिस का रोल आता है पार्टनरशिप एट विल में। अब ठीक है हर्ष, यहां तक है। पार्टनरशिप एट विल के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है कि आप उसको नोटिस देके खत्म कर सकते हो। जब तक आपका मन कर रहा है पार्टनरशिप करिए, 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल। जब आपका मन करे नहीं भी मेरे को तो खत्म करना है, तो आप इसको खत्म कर सकते हो नोटिस देके। नोटिस किसको दोगे? सभी पार्टनर्स को। कब से खत्म मानी जाएगी पार्टनरशिप अदिति? जब आपने अपने नोटिस में डेट लिखी होगी उसको खत्म करने की। अगर डेट ना लिखी हो तो संदीप? सर डेट ना लिखी हो तो ऑन दैट टाइम, कौन सा करंट टाइम टाइम? पे ही हो जाएगी, जिस टाइम पर नोटिस बोलो सर्व अदिति। हुआ है उसको। हाँ, या तो डेट लिखी है तो डेट से मानी जाएगी, और डेट ना लिखी तो नोटिस की सर्विस होने पे से मानी जाएगी। वो ठीक सर। उसके बाद रुद्र जी बताइए, क्या दावा डाल दे तो दावा डालना भी एक नोटिस का काम करता है? तो दावा डालना मतलब? आप पार्टनरशिप को खत्म करना चाहते हो, उसके लिए आपने एक जो है सिविल सूट डाल दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो क्या ये इस बात का पता दूसरे पार्टनर को लगता है तो क्या ये अपने आप में एक नोटिस होता है दावा डालना? सूट फाइल करना वेदर इटसेल्फ ए नोटिस कि वो पार्टनरशिप खत्म करने का दावा डला है। यस सर। ये मैं बोलना चाह रहा हूं रुद्र जी कि अगर आपने पार्टनरशिप को खत्म करने का केस फाइल करा कि भाई हम पार्टनरशिप को खत्म करना चाहते हैं, तो आप फाइल तो कर सकते हो, और पार्टनरशिप एट विल के लिए नोटिस का होना जरूरी है, दूसरी पार्टी को नॉलेज होना जरूरी है। तो मेयर फाइलिंग ऑफ सूट अदिति जी, उससे पार्टनरशिप एट विल के मामले में काम नहीं चलेगा। जब पार्टनर के पास वैलिड नोटिस सर्व हो जाएगा, जब नोटिस की वैलिड सर्विस हो जाएगी ना हर्ष, जब नोटिस की वैलिड सर्विस हो जाएगी तो हम कहेंगे दूसरे पार्टनर के पास इस बात का नोटिस हो गया कि फर्म डिसॉल्व करने का दावा डला है। रुद्र जी मैं कहना चाहता हूं केस लॉ लिखिए एक बार। यस सर। बनारसी दास वर्सेस काशीराम 1963। बनारसी दास वर्सेस काशीराम 1963। तो सर इसमें कहा गया है मेयर फाइलिंग सूट इज नॉट अमाउंट टू नोटिस। सूट फाइल करना ही नोटिस नहीं होता। वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस, जब नोटिस की वैलिड सर्विस होगी ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पार्टनरशिप एट विल के केस में। पढ़िए शुभम, बोलिए शुभम। सर
तो जब वो मतलब कि फाइल दावा करता है तो दावा करने के दौरान जो उसकी एक प्रतिलिपि मतलब उसको नोटिस जाती है और वो उसको रिसीव कर लेता है, तब वो मानी जाएगी प्रॉपर नोटिस है सर। हाँ हाँ, तो वो फिर जैसे हम पार्टनरशिप एट विल में कह रहे हैं ना कि दूसरे को नोटिस देगा, तो जब उसके पास कोर्ट का नोटिस जाएगा तो हम कहेंगे कि उसको इस बात की नॉलेज हो गई है। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, बोलो। सर जैसे कि अगर पार्टनरशिप एट विल का भी बात है, तो आप कोर्ट में फाइल करते हो सूट, उसके बाद समन जाता है तो वो भी तो नोटिस के फॉर्म में सर्व होता है। तो सूट के बाद समन भेजता है कोर्ट, वो भी नोटिस को जैसे आप मान सकते हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ सिविल सूट? नहीं, ये नहीं बोला बेटा मैंने सामान्य तौर पे ये बोला है, लिसन, सामान्य तौर पे मैंने ये बोला है कि पार्टनरशिप एट विल को आप खत्म करना चाहते हो तो पार्टनर अपना नोटिस दे के भी पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। पार्टनर ने नोटिस दे दिया, पार्टनरशिप खत्म, वहां दावा डालने की कहां बात आ गई? सर तो विल के केस में सिविल सूट फाइल नहीं होता है, आप बस नोटिस भेजते हो। नहीं 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 नहीं, मैंने एक सिचुएशन वो बताई, सिर्फ एक सिचुएशन मैंने वो बताई। पार्टनरशिप एट विल को आप खत्म करना चाहते हो तो सभी पार्टनर्स को आप नोटिस दे दोगे तो आपकी पार्टनरशिप एट विल खत्म हो जाएगी, सिंपल यहां तक जी। लेकिन आपने नोटिस ना दिया, बजाय उसके दावा डाल दिया उस पार्टनरशिप में जहां उसको खत्म करने का पीरियड ना लिखा हुआ था, तो उसमें वो नोटिस जो आपने देना चाहिए था एज ए पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को, वो जब कोर्ट का जब नोटिस जाएगा ना दूसरे पार्टनर्स को, तब हम उसको उसकी इंटीमेशन समझेंगे, ऐसा मैं बोला है। जी जी। चलिए, उसके बाद अगला सेक्शन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय कोर्ट ऑर्डर। तो इसमें 7 पॉइंट है, मैं आपको एक एक वर्ड बोल रहा हूं फिर आपसे पढ़वाऊंगा। पहला वर्ड है बेटा अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड हो जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा वर्ड है कंप्लीटली परमानेंटली इनकेपेबल। अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए। तीसरा वर्ड है गिल्टी कंडक्ट। अगर कोई पार्टनर किसी के साथ भी गिल्टी कंडक्ट करता है, या तो एक पार्टनर अपने पार्टनर के साथ छेड़छाड़ करता है, मारपीट करता है, तो हम उसको कह सकते हैं। बोलिए हर्ष। उसके बाद ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। जो हमने एग्रीमेंट किया था आपस में, आप उन शर्तों की पालना नहीं कर रहे संदीप, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट। अदिति, संदीप, रफेल और मैं, हम चारों 1/4 के हिस्सेदार हैं पार्टनरशिप में। और रफे इस्लाम ने अपना पूरा हिस्सा 1/4 वो रुद्र को ट्रांसफर कर दिया, तो इस्लाम जी का कोई रोल नहीं बचा उसमें। तो उस केस में भी हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करा सकते हैं। जब उनका कोई इंटरेस्ट ही ना बचा तो सारा इंटरेस्ट तो उसने अपने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कंटिन्यूअसली लॉस। हमारी पार्टनरशिप फर्म लगातार लॉस में जा रही है, कोई उम्मीद नहीं है उसकी रिकवरी की, तो कोर्ट के जरिए हम उसको खत्म करा सकते हैं। एंड द लास्ट इज
जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जो जस्ट है, इक्विटेबल है, पार्टनर आपस में बात ही नहीं करते, नो टॉकिंग टर्म, इट इज ऑल्सो ए ग्राउंड, इट इज ऑल्सो ए जस्ट ग्राउंड। तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये 7 ग्राउंड है, इनमें कोर्ट से आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा सकते हो। बोलिए संदीप। हाँ सर, एक इसमें जो ई वाले में जो ट्रांसफर दी होल इंटरेस्ट वाले केस में एक ऐड किया हुआ है, प्रोविजन ऑफ रूल 49 ऑर्डर 21 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कोड ऑफ सीपीसी। सर इसमें ये क्या कह रहा है कि इतनी लंबी में मत जाओ, जितने मैंने बोला उतना याद करके दिखाओ मेरे को बस पहले। यस सर। सर मैंने आपको इनिशियली बोला है कि मैं 7 वर्ड बोल दूंगा, वे 7 वर्ड याद होने चाहिए, कहानी लिखने की जरूरत ना है, कहानी का टाइम ही ना मिलेगा वहां। यस सर। पेपर में, मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में कहानी का टाइम नहीं मिलेगा सर। बोलिए दीदी। सर जैसे कि ई क्लॉज में ही वहां पे लिखा है कि अगर एक पर्सन अपना इंटरेस्ट मतलब और एक थर्ड पार्टी को दे देता है तो डिसोल्यूशन हो जाता है। तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, बिकॉज एक इंसान ने बस शेयर किया है, बाकी लोगों का तो अभी भी है। ये मैंने बोला बेटा कि मैंने शुरू में बताया था कि 4 पार्टनर है, चारों ही पार्टनर अगर काम करना बंद कर दे तो उसको तो हम सामान्य तौर पे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति काम करना बंद कर देता है तो हम उसको बोल देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये मैंने अंतर बताने की कोशिश करी है बार बार। अब आपने इसमें देखने का लिखा क्या है, बोलिए दिखा हर्ष। सर ये जो 5th पॉइंट आपने बताया जिसके अंदर ये 7 पॉइंट्स है ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो ये उस केस में काम आएंगे जब कोई ड्यूरेशन और टेन्योर मेंशन कर रखा हो, तभी हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं ना? क्योंकि अगर बिल वाला कंसेप्ट तो उसमें आ रहा है जब टेन्योर खत्म हो गया या फिर कोई टेन्योर मेंशन ना हो वो तभी नोटिस देके करेगा, वरना वो कोर्ट क्यों जाएगा लंबा प्रोसीजर लेके? ये तो उसी केस में अप्लाई होगा ना जहाँ पे टेन्योर दे रखा है। पार्टनरशिप एट विल का तो नोटिस अलग बता दिया। हाँ सर वो मैं समझ गया, बाकी उसके अलावा तो सब चीज लिखी होगी ना भाई। नहीं सर मेरा कहने पार्टनरशिप एट विल के अलावा जब हम कोई पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें अभी हम समझाएंगे, चैप्टर आएगा बेटा, कि पार्टनरशिप करते समय आपको हर बात की टर्म कंडीशन को लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। तो सारी बात उसमें लिखी जाएगी, टर्म भी लिखा जाएगा, उसको डिसोल्यूशन करने का तरीका भी लिखा जाएगा। जैसे अभी लिखा ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए, अभी हमने पढ़ा एक पहला पॉइंट, एग्रीमेंट करके, कंसेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो बाकी तो आप वाली बात सही है कि ये उनके लिए है कोर्ट वाला जहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। ये कह रहे हो हर्ष आप? सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि पार्टनरशिप में 2 साल का ड्यूरेशन लिखा हुआ है, 3 पार्टनर्स है और एक पार्टनर ने 2 साल होने से पहले ही नोटिस दे दिया, तो फिर उस केस में तो वो काम नहीं करेगा ना, उस तरीके से उसको कोर्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा। नहीं तो नोटिस का नोटिस दे के वो अपना कोई ग्राउंड बता के कह सकता है कि मेरे को हटाओ या इसको हटाओ। सर वो तो ये कोई है कि अगर उसमें 2 साल लिखा हो रहा है तो 2 साल से पहले वो पार्टनरशिप खत्म ही नहीं हो सकती, उसके बाद ही कोर्ट जाया जाएगा। ठीक है सर टाइम तो कितना भी लिखो, मैंने 10 साल लिख दिया, अब वो गिल्टी कंडक्ट कर रहा है दूसरे साल में ही, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना सर। सर मैं वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये टेन्योर वाला जो है वो कोर्ट के लिए है, कोर्ट का मतलब जो ड्यूरेशन मेंशन कर रखा है उस केस में कोर्ट ही जाना पड़ेगा ना। हाँ तो कोर्ट ही करेगी ना फिर। सर अगर ये 5 कैटेगरी में कहीं आप नहीं फॉल कर रहे तो कोर्ट जाना पड़ेगा सर। अभी हमने जितनी कैटेगरी बनाई है, बताई है, अगर आप किसी में भी फॉल नहीं कर रहे तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट सर। फिर कोर्ट जाएंगे ना सर।
अगर सर आप एग्री करके डिसॉल्व करना चाहते हो तो आप कहाँ फॉल करोगे? तो आप सर फॉल वो कर जाओगे सेक्शन 40 में। अगर आपकी अनलॉफुल फर्म है तो आप कहाँ फॉल करोगे? 41। सेक्शन 41 में। अगर आपका पीरियड पूरा हो गया तो कहाँ फॉल करोगे? 42 में। आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया 42 में। डेथ हो गई 42 में। इंसॉल्वेंट हो गया 42 में। विल वाला है, नोटिस देना पड़ेगा 43 में। अगर ये कोई कंडीशन ना है then you fall then you have a remedy to approach the court. अब ठीक है, थोड़ा बहुत आदित्य आप बोलो। हाँ सर, जो सेक्शन 44 था उसमें लिखा है कि द कोर्ट में डिसॉल्व ए फॉर्म स्टार्टिंग में, तो इन केस में फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है। और ई क्लॉज में लिखा है कि एक पर्सन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी को, बट वो तो इंडिविजुअली कर रहा है, तो इसमें फॉर्म कैसे डिसॉल्व होगी? नहीं, इसमें आप आदित्य जी अभी मैं आपसे पढ़वाऊंगा, फिर हम इसको और क्लैरिटी आएगी। सामान्य तौर पे इनका जो मतलब है शुरू में आप पढ़ेंगे तो हमने वही बताया है कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति बाहर निकलता है तो वो तो एक तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, लेकिन सभी व्यक्ति काम करना बंद कर देते तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये तो सिंपल सामान्य तरीके से हमने समझने वाली बात है। अब बाकी जो सेक्शनों में इन्होंने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो फिर हमें इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो इसमें ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। अभी हम कराएंगे, इसके बाद रीडिंग ही कराएंगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। बाकी इतना चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये मैं बोल रहा हूं। अभी आप एक बार मेरे को लिख के दिखाइए, तब हम बात करेंगे। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है आपका 45। ये बात करता है कि पार्टनर फर्म के डिसॉल्व होने के बाद क्या जिम्मेवार होते हैं? रुद्र जी, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद क्या पार्टनर जिम्मेवार रहेंगे? नो सर। कोई रिक्वायरमेंट है इसके लिए? कोई रिक्वायरमेंट है खान जी इसके लिए? रिक्वायरमेंट का तो नहीं क्लियर है, लेकिन जो बिजनेस उन्होंने ऑपरेट किया था उसके लिए वो लाइबल रहते हैं। लेकिन अगर खत्म हो गया है आफ्टर डिसोल्यूशन, क्या उनके मेंबर है, पार्टनर है, जिम्मेवार रहेंगे हर से? सर जिम्मेदार नहीं रहेंगे अगर वो क्या बोलते हैं पब्लिक नोटिस दे देते हैं, हाँ, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देते तो हैं। फर्म के डिसॉल्व होने के बाद भी अगर आप नोटिस नहीं देते हो तो वो जिम्मेवार रहेंगे, नोटिस देने के बाद वो जिम्मेवार नहीं रहेंगे। ये इन्होंने मोटा मोटी बोलना चाहा है, ठीक है। लेकिन जो मर चुका, फर्म के डिसॉल्व होने पर जो पार्टनर मर चुका या जो इंसॉल्वेंट हो चुका, क्या उसकी प्रॉपर्टी जिम्मेवार रहेगी अदिति? उनकी प्रॉपर्टी जिम्मेवार नहीं रहेगी। और एक लाइन और बता दीजिए इसमें हर्ष, कि खान जो है, अदिति, संदीप और इस्लाम, ये 3 पार्टनर थे। इन 3 पार्टनर में अदिति जो है वो उस पार्टनरशिप से क्विट कर गई, मतलब रिटायर हो गई। अब इस बात का पता हर्ष को यही नहीं पता था कि अदिति पार्टनर है या ना है। और हर्ष ने संदीप और इस्लाम जी के साथ कोई काम धंधा किया और उसमें इनकी देनदारी बनी संदीप हर की। तो क्या हर्ष आप ये बताइए कि अदिति जिम्मेवार होगी? नहीं सर, वो तो रिटायर हो गई है ना।
रिटायर तो हो गई, पर इन्होंने कोई पब्लिक नोटिस ना दिया। सर नोटिस नहीं दिया फिर तो होंगी उसकी। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो होगी बेटा, पर हर्ष अगर आप थर्ड पार्टी हो, आपने जब संदीप और रफे इस्लाम के साथ काम किया तो आप नहीं जानते थे कि अदिति भी उसका पार्टनर है, ये आप बात जानते ही नहीं थे। तो उस केस में अदिति भी जिम्मेवार नहीं मानी जाएगी, चाहे उसने नोटिस ना भी दिया हो। ठीक है, अब यहां तक ये रीडिंग करेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पढ़िए सर, अब बोलिए संदीप। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नोटिस दे चाहे ना दे, लेकिन बिजनेस कोर हावर में जो ट्रांजैक्शन हो रखी है तो उसमें तो देनदारी पार्टनर की बनेगी ना सर। मैंने ये कहा नोटिस देना दे, मैं तो कहा है नोटिस देना जरूरी है, पर मैंने तो एक सिचुएशन बताई है जिसमें कि हर्ष को यही नहीं पता कि अदिति पार्टनर थी। ओके। हर्ष को पता ही नहीं था कि अदिति पार्टनर थी, तो नोटिस वाला पॉइंट लैप्स हो जाएगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर, ओके। देती है तो ठीक है नोटिस, नहीं देती तो भी हर्ष जो है अदिति की गर्दन नहीं पकड़ सकता। चलिए सर, अब हमारा रीडिंग का पोर्शन है, उसको शुरू करते हैं और फिर मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। कल हम इससे सवाल जवाब करेंगे शुभम जी, खान जी, बेरेक्ट है शुभम? जी सर। पढ़ो। 44 सर। 39। क्या नाम लिखाए थे? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। पहले चैप्टर का नंबर, फिर टाइटल, फिर सेक्शन, फिर मार्जिन लोड, फिर कंटेंट। चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेक्शन 39 dissolution of a firm. The dissolution of a partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. चलिए सर, तो ये कहना चाहता है, अदिति जी आप भी पढ़िए एक बार दिखा। सेक्शन 39। हाँ यही पढ़ना है बेटा। सेक्शन चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेक्शन 39 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. क्या कहना चाह रही है सर कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाए among the members, तब आप बोलेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो जाता है, सारे पार्टनर्स का डिसोल्यूशन होना, तब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। तो मोटा मोटी हम इन्हें ये बोला शुरू में बेटा कि सभी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके जितने पार्टनर हैं, अगर उन सभी पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो जाए, सभी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से निकल जाए, तब हम कह पाएंगे कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है। इसका उल्टा मतलब क्या हुआ एक तरह से रुद्र जी? रिवर्स में इसका क्या मतलब हुआ? यस सर। हर्ष बताओ। सर अगर मतलब कि कोई अगर एक पार्टनर जा रहा है तो उसे डिसोल्व, और 3 पार्टनर है तो डिसोल्यूशन फॉर्म नहीं कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे उस केस में। अब ये लाइन आपने समझनी है, यहाँ तक जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, बार बार मैंने बोल लिया सर आप कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो जब कहेंगे जब पूरी पार्टनरशिप के सारे मेंबर का वहां से निकल जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो पूरी पार्टनरशिप के मेंबर जो है फर्म को डिसोल्व कर देंगे, पूरे पार्टनरशिप के मेंबर जो है पार्टनरशिप को डिसोल्व कर देंगे, तो हम उसको फर्म का डिसोल्यूशन मानेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। यहां तक ठीक है? अभी पढ़िए संदीप आगे। Chapter 6 Dissolution of a firm, Section 40 Dissolution by agreement. A firm may be dissolved with the consent of all partners or in accordance with a contract between the
partners. ये पहला तरीका बताया है फर्म के डिसॉल्व करने का। अब ऊपर मैंने पढ़ा दिया आपको आदित्य जी। अब इसमें लिखा हुआ है ए फर्म में भी डिसॉल्व कैसे की जा सकती है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से निकलना चाहें तो फर्म क्या हो जाएगी हर्ष? म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो जाएगी सर पार्टनरशिप, या सभी पार्टनरों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? फर्म का डिसॉल्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सुखान जी? चलिए पढ़िए 41। खान जी आप पढ़िए। सर 41। क्या? Okay. Section 41, compulsory dissolution. A firm is dissolved, subsection A, by the adjudication of the partners or of all the partners but one as insolvent, or B, by the happening of any agent which makes it lawfully for the business of the firm to be carried on the or on for the partners to carry it on in partnership, provided that where more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventure and undertakings. तो आदित्य जी आप देखेंगे इसमें भी फर्म के डिसॉल्व करने की बात कही है। पहला तरीका बोला 10 मेंबर है, 9 व्यक्ति जो है दिवालिया हो गए तो एक का कोई महत्व नहीं है तो फर्म डिसॉल्व हो गई। दूसरा बोला कि जो फर्म में हम काम कर रहे हैं वो अनलॉफुल काम कर रहे हैं तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी हमें। दो काम है, एक लीगल एक इलीगल। इलीगल के लिए फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और लीगल के लिए फर्म चलती रहेगी। यहां तक क्लियरिटी है हर्ष? आगे पढ़िए रुद्र जी। रुद्र जी पढ़िए 42। Yes, sir. Section 42. Dissolution on the happening of certain contingencies. Subject to contract between the partners, a firm is dissolved if constituted for a fixed term by the expiry of that term, if constituted to carry out one or more adventures or undertakings, then by the completion thereof, if by the death of the partner, and by the adjudication of a partner as an insolvent. तो 4 तरीके में यहाँ पे भी फर्म को डिसॉल्व करने की बात करी। टाइम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, डेथ हो गई या दिवालिया हो गया। तो यहाँ पे एक केस लॉ का भी जिक्र किया है अदिति संदीप, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम सुगर मिल। तो इसमें कहा है कि 2 व्यक्ति अगर पार्टनर है, एक मर जाता है तो वहां भी जो है उसको खत्म करने का जिक्र किया हुआ है। अगला बात करिए हर्ष। Section 43. Dissolution by notice of partnership at will. Subsection 1. Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner, giving notice in writing to all the other partners of its intention
to dissolve the firm. सर यहाँ पे बोला है कि पार्टनरशिप जो कि विल पर है तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है किसी भी पार्टनर के नोटिस देने से अदर पार्टनर को कि उसकी इंटेंशन है फर्म को डिसॉल्व करने की. सबसेक्शन 2, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is so mentioned, as from the date of the communication of the notice. सर फर्म उस दिन से डिसॉल्व मानी जाएगी जो नोटिस पे डेट मेंशन है, और अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो कम्युनिकेशन से मानी जाएगी. सर वॉइस माइक ऑफ है आपका. तो सर पार्टनरशिप एट विल में इसमें जो है नोटिस का जिक्र किया हुआ है, और ये भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ही जिक्र कर रही है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ही बात कर रही है. यहाँ तक क्लियरिटी आ रही है अभी अदिति जी? हर्ष खान जी? जी सर. और सर एक बार वो केस लॉ फिर से रिपीट कर दीजिए. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम शुगर मिल. आगे पढ़िए. कौन पढ़ेगा? अब देखते हैं, अभी रुक जाओ एक बार, कुछ सो रहे हैं उनको जगाने. बोलो. मैं पढ़ूं सर? हर्ष बोलना चाह रहा है कुछ? नहीं सर, मैं तो पढ़ने का ही कह रहा. हाँ, रुक जा अभी. भारत जी आप पढ़े हुए? भारत सबिया, संदीप, सायक जी आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ो. सायक. यस सर. पढ़ो सर. सेक्शन कौन सा? 44. Section 44. Dissolution by the court. At the suit of a partner, the court may dissolve a firm on any of the following grounds, namely. तो ये भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करा दी थी जी. तो सभी में जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ही जिक्र किया हुआ है. अब आप इसको ध्यान से बोल सकते हो. करिए शुरू. Yes, sir. Yes, sir. That a partner has become of unsound mind, in which case the suit may be brought as well by the next friend of the partner who has become of unsound mind as by any other partner. एक कीवर्ड ही बहुत है, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको अनसाउंड माइंड याद हो तो भी इससे भी काम आपका चल जाएगा. आगे. Yes, sir. That a partner other than the partner swing has become in any way permanently incapable of performing his duties as a partner. परमानेंट इनकेपेबल मैंने वर्ड बोला था. अगर पार्टनर जो परमानेंट इनकेपेबल हो जाए तो फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी. That a partner other than the partner swing is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business, regard being had to the nature of the business. तो ये भी गिल्टी कंडक्ट का मैंने वर्ड किया था, यूज गिल्टी कंडक्ट. अगर कोई पार्टनर का जो व्यवहार जो है सही नहीं है तो भी जो है फर्म का डिसॉल्व किया जा सकता है. शुभम पढ़ो. खान पढ़ो. अदिति पढ़ो. एक मिनट में पढ़ती हूँ. सेक्शन सर 45 था. 44 का बेटा डी है. 44 का डी. सेक्शन 44 का सब सेक्शन डी. दैट द पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग willfully or persistently commits breach of contract relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business or otherwise so conducts himself in matters
relating to the business that it is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business in partnership with him. तो जो है एग्रीमेंट की जो कंडीशन उनको ब्रीच करता है और जो है उनको चलाना संभव नहीं है, फर्म को चलाना आगे संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आगे बढ़ो अदिति। जी सर। Subsection E, that a partner other than the partner suing has in any way transferred the whole of his interest in the firm to a third party or has allowed his share to be charged under the provision of Rule 49 of Order 21 of the first schedule to the Code of Civil Procedure 1908 or has allowed it to be sold in the recovery of arrears of land revenue or of any dues recoverable as arrears of land revenue due by the partner. मैंने बोला कि सामान्य तौर पे इतनी काम नहीं आएगा, ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी, ये हम लिख सकते हैं इसमें। रफे इस्लाम आगे पढ़ो। Section 44, subsection F, that the business of the firm cannot be carried on save at a loss. इसमें बोला है कि बिजनेस को आप जो है नुकसान से नहीं बचा पा रहे, मतलब कंटिन्यूसली लॉस पे जा रहा है मामला, तो भी जो है फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ फर्म की बातें कर रहे हैं आप, सब हम पढ़ो। Section 44, sub clause G, on any other ground which renders it just and equitable that the firm should be dissolved. आखिरी ग्राउंड है इसमें कि अगर कोई आपका जस्ट और रीजनेबल ग्राउंड है, रीजनेबल नहीं है, इक्विटेबल, ये ध्यान रखना है। जस्ट सामान्य लैंग्वेज क्या होते हैं, जस्ट एंड रीजनेबल, बट यहाँ पे जस्ट एंड इक्विटेबल प्री में आता है बहुत बार ये, तो उससे भी आपको फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, आज के लिए इतना ही है, और इसके बाद जो है कल हम इसके बारे में आपसे पूछताछ करेंगे। पहले सवाल जवाब करेंगे 20 मिनट, और आगे कल जो है हम जो आपका चैप्टर 7 है हर्ष, जिसमें हमने एक क्वेश्चन लिखवाया है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, उस पे काम करेंगे। ठीक है शुभम? ठीक है आदित्य जी? तो ये चैप्टर देख के आइए खान जी, 56 से 71 और बेसिकली 69, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है शुभम? चलिए।